Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं या करना चाहते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बेल, प्री अरेस्ट बेल, कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत। ऐसी ज़मानत जो गिरफ्तारी से पहले ली जाए। कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत क्या है, इसकी ग्राउंड्स क्या होती हैं, ये कैसे लिखी जाती है, इसका खाका क्या होता है, किस तरह से इसको कोर्ट के अंदर सबमिट करवाया जाता है। इन तमाम चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये बेल लिखी कैसे जाती है, इसके अंदर कौन कौन सी ग्राउंड्स लिखी जाती हैं और इसको अदालत में कैसे सबमिट करवाया जाता है बेल ग्रांट करने के लिए। तो आज के टॉपिक को हम 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पोर्शन कि इसकी ग्राउंड्स कौन कौन सी हैं, सेकंड पोर्शन कि वो ग्राउंड्स कैसे, कब और कहाँ, किस तरतीब से लिखी जाती हैं, और थर्ड पोर्शन के अंदर मैं इसका खाका आपको बताऊँगा कि बेल किस तरह की होती है और कोर्ट में सबमिट कैसे होती है। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मजीद बराबर मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना ना भूला करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। प्री अरेस्ट बेल, गिरफ्तारी से पहले, अरेस्ट होने से पहले जब कोई शख्स कोर्ट में बेल अप्लाई करता है कि मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए, मैं माकूल श्योरिटी देने के लिए, माकूल मुआवजा हर्जाना देने के लिए अपनी ज़मानत के तौर पर तैयार हूँ, और जब भी मुझे पुलिस वाले बतौर इन्वेस्टिगेशन तलब करेंगे तो मैं उनके पास जाने का पाबंद रहूँगा। तो कोर्ट के सामने पेश होकर जब कोई शख्स अपनी ज़मानत, इस ज़मानत की इवज़ हासिल करे कि मैं कोर्ट के पास ये श्योरिटी सबमिट करवाता हूँ कि अगर मैं भागूँ तो मेरी ये प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए, तो डेट इज़ कॉल्ड बेल। कोर्ट की परमिशन से उसको आज़ादी का जो परवाना मिलता है इन केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, या इन केस ऑफ FIR, या इन केस ऑफ इंटेंशन टू FIR, जहाँ पर FIR का ख़तरा हो, तो वो प्रोटेक्टिव बेल कहलाती है। वो भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर। तो सबसे पहले जब अभी कोई शख्स गिरफ़्तार नहीं हुआ और उसके ऊपर FIR लॉन्च हो जाती है और उसके नॉलेज में आता है कि मेरे ऊपर FIR होगी और अब वो अपनी बेल करवाने के लिए जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने बेल के ग्राउंड्स लिखने हैं तो वो ग्राउंड्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, बवक़्त जुर्म मुलज़म जेल में था, बवक़्त वक़ूआ मुलज़म किसी पर्चे में गिरफ़्तार था, मुलज़म किसी हस्पताल में आर्जी बीमारी में था, मुलज़म किसी अदालत में हाजिर था, मुलज़म मुल्क से बाहर था, मुलज़म किसी सरकारी तकरीब में, किसी शादी में, किसी जगह पर था, मुलज़म को साजिश या दुश्मनी की बुनियाद पर फंसाया जा रहा है, मुलज़म का मदई के साथ दीवानी मुकदमा है जिसकी वजह से मुलज़म को केस में फंसाया जा रहा है, ख़ानदानी दुश्मनी है, औरत की रंजिश है, जायदाद हत्याना है, इश्क व माशूक़ी का केस है, इलाके की चुदराहट ने फंसाया है, दुश्मनी की वजह से फंसाया है, कि इसके अलावा कई और वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, नाबालिग को मुकदमे में फंसलाना, औरत को मुकदमे में फंसाना, तो ये भी बेल्स की ग्राउंड है। तो ये चंद एक रिकमेंडेड ग्राउंड्स है जो जनरली होती हैं अमूमन, बट इनके अलावा भी और केस के हिसाब से कोई भी आप ग्राउंड के मुलज़म को क्यों फंसाया जा रहा है केस के अंदर, कोई चौधराहट का इशू है या इनकी कोई और दुश्मनी है जिसकी वजह से नए केस में इसको शामिल कर दिया, या इससे पहले इनकी आपस में FIR चल रही है तो दूसरी पार्टी ने बदले में इसके ऊपर FIR करवा दी। तो इस तरह की आप डिफरेंट ग्राउंड्स जो सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट हो, जो आपको मुलज़म बताए कि ये वजूहात हैं, उन वजूहात को देख कर सोच कर के रिलायबल कौन सी है, बेहतरीन कौन सी है, तो वो अपने मजबूत ग्राउंड्स बनानी है। तो इस तरह की और हज़ारों ग्राउंड्स हो सकती हैं। ये ग्राउंड्स मैंने आपको बताई है कि जनरली कौन सी ग्राउंड्स होती हैं या किस तरह की होती हैं, ताकि आपको पता हो कि ग्राउंड्स क्या हैं और किस तरह की होती हैं। बेल का हमारा नेक्स्ट पोर्शन है कि इसकी ज़मनियात क्या, बेल की तरतीब कैसे लिखते हैं, बेल की तरतीब क्या होती है, इसको किस तरतीब के साथ लिखते हैं। तो सबसे पहले बेल के अमूमन आम तौर के ऊपर 5 हिस्से होते हैं, 5 हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये अंडरस्टूड हिस्से होते हैं। मतलब ये अंडरस्टूड 5 पॉइंट्स आप कह लें इसको, या 5 हिस्से कह लें बेल के, तो ये अंडरस्टूड होते हैं। जो लॉ नोइंग या प्रैक्टिसिंग वकील हैं उनको पता है कि किस हिस्से में क्या बात कही गई है या किस हिस्से में कौन सी बात, किस तरह की बात लिखी गई है। तो जनरली 5 हिस्से होते हैं, बट आप इससे ज़्यादा बढ़ा, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप 5 से ज़्यादा लेकर जा नहीं सकते। तो ये मैं आपको अमूमन बता रहा हूँ कि जर्नल यही चलता है, आप इससे ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, आप 10 भी कर सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट शेप होती है ड्राफ्टिंग बेल की वो 5 हिस्से ही
कंसीडर की जाती है। पहले हिस्से के अंदर मुस्तगीज़ की जो मदई है उसकी पुलिस के साथ साजबाज बताई जाती है कि जो मदई है इसने पुलिस के साथ मिलजुल कर या कुछ इस तरह की मामला तय किए हों जिसकी वजह से पुलिस ने ज़बरदस्ती मुलज़म को या बेबुनियाद बेगुनाह मुलज़म को FIR के अंदर नामज़द कर दिया। दूसरे हिस्से में साइल जो मुलज़म है वो FIR का तमाम वाक़या लिखता है कि मेरे ऊपर जो FIR हुई है ये क्यों हुई, इसके तमाम वाक़यात क्या हैं, किस वजह से हुई है, इसके अंदर दफ़ात क्या लगी है और मैं कहाँ पर था और या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये तमाम हाल व अहवाल FIR का दूसरे हिस्से, बेल की ड्राफ्टिंग के दूसरे हिस्से में लिखा जाता है। थर्ड हिस्सा बेल का, मुलजिम बताता है कि जब ये वक़ुआ हुआ उस वक़्त मैं कहाँ पर था। मैं मतलब अगर मुलजिम को प्ली लेना चाहे कि मैं तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, मैं तो किसी और शहर में था, किसी और यूनिवर्सिटी में, किसी और इलाके में, किसी और एरिया में था, किसी और मुल्क में था, हॉस्पिटल, थाने या कोई भी ऐसी वो अपनी प्ली ले सकता है। मैं किसी अदालत में था तो अदालत का वो रिकॉर्ड निकल सकता है, थाने में था, हॉस्पिटल में था, शादी में, तो अपने को बतौर सबूत वो पेश करवा सकता है कि ये लोगों के साथ था, मैं शादी में लोगों के साथ था या जनाजे में लोगों के साथ था, तो मैं तो वहाँ पर वक़ुए पर मौजूद ही नहीं था, तो लिहाजा मुझे बेबुनियाद और बेगुनाह फंसाया जा रहा है। चौथे हिस्से के अंदर मुलजिम लिखता है, चौथे हिस्से के अंदर मुलजिम अदालत से इस्तदा करता है कि अगर मेरी ज़मानत ले ली जाए, अगर मेरी ज़मानत मंजूर कर ली जाए तो मैं अदालत की सेटिस्फेक्शन के लिए, अदालत की तसल्ली के लिए एक माकूल जो अदालत मुनासिब समझे, ऑनरेबल कोर्ट मुनासिब समझे, वो शोर्टी सबमिट करवाने को तैयार हूँ। और फिफ्थ पॉइंट जो पाँचवां हिस्सा होता है उसके अंदर मुलज़िम इस्तदा करता है कि मेरी बेल मंजूर कर ली जाए, रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बेल मंजूर कर ली जाए। ये तो था बेल के जो हिस्से होते हैं किस तरह से उसको तरतीब दिया जाता है, किस हिस्से में कौन सी बात की जाती है। अब चलते थर्ड पोर्शन की तरफ। बेल का खाका क्या होता है? सबसे पहले ऑनरेबल कोर्ट का नाम, अगर सेशन कोर्ट का ट्रायल है तो सेशन कोर्ट के अंदर फाइल की जाएगी, अगर मजिस्ट्रियल कोर्ट है, माइनर ऑफेंस हैं, उनका ट्रायल है तो मजिस्ट्रेट साहब का नाम लिखा जाएगा। बाअदालत जनाब सो एंड सो, ज़िला तहसील कसूर, ज़िला लाहौर, ज़िला तहसील फ़लाँ, ज़िला फ़लाँ, जो भी आपने तहसील है, ज़िला है, वो उसके साथ लिखना है ऑनरेबल कोर्ट के नाम के साथ। उसके बाद नीचे थोड़ी सी जगह बचेगी जहाँ पर कोर्ट फीस लग जाएगी। फिर आपने नाम लिखना है जिस शख्स की बेल आप करवा रहे हैं, जिस शख्स की बेल के लिए आप फाइल करें। लाइक आप एक बी शख्स है जिसकी बेल फाइल कर रहे थे, बी सन ऑफ सी तहसील लाहौर, ज़िला लाहौर की आप उसके लिए बेल फाइल कर दो, आपने ये लिखना है। नाम आपने नीचे लिखना है सरकार। अब क्वेश्चन ये है कि हर क्रिमिनल केस के अंदर सरकार क्यों लिखा जाता है? तो मैं अपने CRPC के भी बहुत से लेक्चर्स के अंदर ये जिक्र कर चुका हूँ कि बेसिकली अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो जब भी कोई जुर्म सरज़द होगा तो उसको ऑन द फ्रंट डील करेगी गवर्नमेंट, सरकार। तो इसलिए जब भी आपने बेल लेनी है तो बामुखालिफ सरकार लेनी है। सरकार उस केस को उस मुद्दई की बिहाफ के ऊपर डिफेंड कर रही होती है, मुद्दई की बिहाफ के ऊपर उस केस को चला रही होती है। उसके बाद सरकार के नीचे आपने मुकदमा नंबर लिखना है, 302 है, 324, 148, 149, 109, जो भी जुर्म नंबर आपने बजुर्म मुकदमा नंबर है, जिस तरह का भी मुकदमा है वो आपने मुकदमा नंबर, बजुर्म नंबर, मुकदमे का नंबर और जुर्म का नंबर आपने लिखना है। उससे नीचे आपने लिखना है इंग्लिश में तो रिस्पेक्टफुली विथ, उर्दू में तो जनाब अली साइल हसब झैल अर्ज परदाज है या रिस्पेक्टफुली विथ। फर्स्ट वही जैसे मैंने आपको पहले बताया ये कि साइल मुलज़म के ख़िलाफ़ मुतज़क्करा बाला मुकदमा झूठ की बुनियाद के ऊपर मबनी है, झूठा बनाया गया है, मन घड़त है, बेबुनियाद है। सेकंड इसका जो पॉइंट है ये कि मुलजमान का FIR के अंदर जो नाम है, जो वक़ूए के अंदर उसका नाम शामिल किया गया, वहाँ पर मुलज़म मौजूद नहीं था, वो किसी और जगह पर था, किसी और सिचुएशन पर था, किसी और मुकाम पर था, किसी और शख्स के साथ था। जिस जुर्म में मुलज़िम को शामिल किया गया है उसके अंदर मुलज़िम मुलव्वस नहीं। और तीसरा पॉइंट, थर्ड पोर्शन, ये कि साइल उस वक़्त बैरून मुल्क था या मुल्क से बाहर था, शहर से, डिस्ट्रिक्ट से, ज़िले से बाहर था। तो इस तरह से आप ये थर्ड पोर्शन के अंदर आप प्ली लेते हो। और फोर्थ ये कि मुलज़म साइल माकूल ज़मानत देने के लिए तैयार है जो ऑनरेबल रिकमेंड करे। और फिफ्थ जो आप आखिरी पोर्शन है वहाँ पर आप लिखते हो कि अदालत से इस्तदा की जाती है कि मेरी ज़मानत मंजूर फरमाई जाए ताकि मैं अपनी रोज़मर्रा के काम, अपनी ज़िंदगी। अच्छा, यहाँ पर आप अगर अकेला भाई है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा तो उसकी बहनें हैं 2, 3, 4 या उसकी वालदा है, वालदैन बूढ़े हैं और घर में वो कमाने वाला है, ये भी आप शामिल कर सकते हो। लड़की है, औरत है या माइनर है तो उसकी भी आप ये ग्राउंड्स थर्ड शामिल इसके अंदर कर सकते हैं। तो मतलब जो भी इमोशनल अटैचमेंट्स फैक्ट्स होते हैं उनको भी आप बेल्स की ग्राउंड के अंदर शामिल कर सकते हैं। उससे नीचे आप डेट लिखते हैं, फिर अल अर्ज़, उसके बाद नीचे नाम, उसका नाम, वल्दियत, उसकी ज़ात, तहसील, ज़िला और फिर नीचे उसके साइन। ये तो था हमारा टॉपिक बेल। इसकी ग्राउंड, इसका खाका एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन क्या होती है, किस तरह से तैयार होती है, इसके अंदर कौन कौन सी ग्राउंड्स ली जा सकती हैं, कैसे ली जा सकती हैं, कब, कहाँ, किस तरह से फ़ाइल की जा सकती हैं। अब जब ये मुकम्मल ड्राफ्टिंग तैयार हो जाएगी तो उसके बाद अगर आपने सेशन में फ़ाइल करना है तो सेशन की दायरी ब्रांच में जाना है आपने, या अगर आपने एक ज़िला कचहरी में या अगर आपने कचहरी में फ़ाइल करना है, मजिस्ट्रियल ट्रायल है तो मजिस्ट्रियल कोर्ट्स के आसपास जो भी दायरी ब्रांच होगी उसके करीब ही होती है दायरी ब्रांच, वहाँ पर जाकर आपने इसको मार्क करवा लेना है, इसकी दायरी करवानी है। वहाँ पर मखसूस माइनर सी एक लिमिटेड फ़ीस है, के बाद आपकी जो ज़मानत है ये अप्लाई हो जाएगी।
और कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत जो है प्री अरेस्ट बेल, इसके लिए मुलजिम का अदालत में पेश होना ज़रूरी है। बग़ैर अदालत में मुलजिम के पेश हुए अदालत इसकी ज़मानत ग्रांट नहीं करेगी, ज़मानत नहीं लेगी। तो लिहाजा मुलजिम का अदालत में पेश होना ज़रूरी है। आप दायरी ब्रांच में जाकर इसको सबमिट करवाएंगे, वो आगे रेफ़र करेंगे जिस ऑनरेबल कोर्ट के अंदर भी उन्होंने रेफ़र करना, और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि फ़लाँ ऑनरेबल कोर्ट के पास आपकी ये बेल जो है वो लग चुकी है। वहाँ पर जाकर आप आर्गूमेंट करें, तो इनिशियल आर्गूमेंट करें। आप वहाँ पर जाकर अपने केस को अच्छे से पढ़ें, क्लाइंट से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लें, अपने केस को अच्छे से पढ़ें, उससे रिलेटिव लॉज पढ़ें। जैसे कि मैं पहले भी FIR के अंदर बता चुका हूँ कि FIR को अच्छे से पढ़ा करें, पूरी कंसेंट के साथ, कंप्लीट कंसेंट के साथ FIR को पढ़ा करके FIR के अंदर क्या लिखा है, मुलज़म को किस जुर्म में रखा गया है, उस जुर्म की PPC के अंदर डेफिनेशन क्या है, क्या ये उस डेफिनेशन के ऊपर मुलज़म पूरा उतरता है या नहीं उतरता, या अगर मुलज़म प्ली लेता है तो वो प्ली कितनी स्ट्रॉन्ग है, बेल में कितना फ़ायदा दे सकती है या ट्रायल में कितना बेनिफिट दे सकती है। तो इसलिए FIR को ज़रूर पढ़ें जब भी आपने बेल करवानी हो, और मुलजिम से तमाम हालो अहवाल ज़रूर ले लें, उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन ले लें, ताकि आपको बेल में जब आपने आर्गूमेंटेशन करनी है, आर्ग्यू करें, तो आपके लिए वहाँ पर फ़ायदेमंद साबित हो। टॉपिक इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अपने तमाम हल्के अहबाब में, अपने दोस्तों के साथ, सोशल नेटवर्किंग के अंदर। दोबारा हाजिर हूँ एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।